Good evening to you all. I welcome you all to the channel of Sikshak YouTube channel that is for the KS preparation and for the civil services. दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ निकाल रहे हैं मॉडर्न इंडिया का एंड दैट इज़ फ्रॉम द बुक दैट इज़ स्पेक्ट्रम, जो कि आप लोगों को मैं हर लेक्चर से पहले ये बताता हूँ कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिस जिस पेपर में भी अगर आपको जीएस पूछा जा रहा है और जिसमें मॉडर्न इंडिया एक बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है तो ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है हर किसी पेपर के लिए। और दोस्तों स्पेक्ट्रम अपने आप में खुद ब खुद एक बहुत बड़े नोट्स को लेकर कंसोलिडेटेड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा वॉल्यूमनेस है क्योंकि रिटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 10-12 दिन में हम मॉडर्न इंडिया, ठीक है, तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स पढ़ना ही ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेटेजाइज करके, काफ़ी चीज़ें रिसोर्सेज ढूंढ करके, एक पैटर्न को एनालाइज करके, एक ट्रेंड देख करके कि मार्केट में या एग्ज़ाम जो आपका केएस है वो पिछले 10 सालों में किस तरीके से डायनामिक हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितनी ज़्यादा हिट रेशियो है क्वेश्चंस की, एग्ज़ामिनर की साइकोलॉजी क्या हो सकती है और क्या रही है एक एक क्वेश्चन पूछने के पीछे। इन सभी को लेकर के दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ क्रिएट की हैं। ठीक है, और क्यों हम लोग इतनी मेहनत करें टेस्ट सीरीज़ के लिए कि दोस्तों हमारे पास जो फैकल्टी है और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट किए हैं, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोगों ने क्वेश्चन डाल दिया है, हम लोगों ने बाकायदा बैठ करके काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके केएस एग्ज़ाम को और बाकी की जेके एसएससी हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाकी के जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सारी चीज़ें कभी केएस में भी पूछी जा सकती है, इधर उधर 19-20 का फ़र्क होता है लेकिन पूछी जा सकती है। तो हम लोगों ने ओवरऑल एक पूरे तरीके से उसको समझा है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाए हैं। हमने अपने बहुत सारे लेक्चर्स और कोर्सेज़ भी शुरुआत कर दी है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं चीज़ें, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 5 चालू करते हैं आज का, दैट इज़ एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। चलिए, तो राइज ऑफ मराठा साहब दोस्तों देखिए, धीरे धीरे लड़ाइयाँ तो ख़त्म होती जा रही है। पहले साउथ इंडिया से हैदर अली, टीपू सुल्तान की बात की, अब मराठास की बात हुई। मराठास का भी क्या था, शिवाजी है ना, बाजीराव वन, पेशवाज, ये सब नाम याद आते हैं हमारे मराठा से। और इन लोगों का क्या था कि दे वांटेड टू रूल थ्रू आउट द इंडिया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या ना कि हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है कि बाजीराव वन तक ही जो पेशवा थे वहीं तक सब कुछ ठीक रहा था, मतलब मराठा किंगडम जो था वो पावर में था क्योंकि स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा सही थी। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि दो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट हैपेंड ऑन 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठीज जो है, मराठा एम्पायर जो है वो हार चुका था अहमद शाह अब्दाली से, और सिचुएशन, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ हाथ से जा चुका था मराठा से। ठीक है, बाजीराव वन बताया मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते थे। और मराठास कॉन्फेडरेशन में दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने क्योंकि क्वेश्चन यहीं से होंगे। बाकी सेनापति कौन था, ठीक है, क्षत्रिय सेक्शन और ये सब है, ये सब बेकार है, इन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मराठास फैमिली कहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी, कौन कौन सी थी। तो पहली थी गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ से थी आपकी, बड़ौदा से। ठीक है, भोसलेस कहाँ से थे, नागपुर से। होलकर्स कहाँ थे, इंदौर से। सिंधियास कहाँ थे, ग्वालियर से। पेशवा कहाँ से थे, पूना से। ये आपको 5 नाम याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं और पूछते आए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो केएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेकेपीएसएससी हो, ये पूछा गया है, ये बार बार पूछा जा सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मराठास एम्पायर में बस यही पॉइंट्स होते हैं गिने चुने जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा शंका होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का आपने नाम याद कर लिया है कि ईयर क्या है, कौन सा है, 1761, और ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश की एंट्री हुई क्योंकि भाई मराठा की पॉलिटिक्स है और ब्रिटिशर्स को तो पसंद था ही नहीं कोई भी उनके डोमिनेंस को चैलेंज करे, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को, एंड दे वर रेडी टू फाइट विद एनीवन। तो बस बीच बीच में हुआ, अब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या हुआ ऐसा बीच में कि इशू क्या हुआ था, नहीं तो जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। एंग्लो मराठा मतलब, चाहे एंग्लो वर्ड हम लोग किसी भी के साथ यूज़ करें दोस्तों तो याद रखिएगा एंग्लो मतलब कि इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, ये उन्हीं लोगों ने नाम दिया था, है ना। जैसे कि हम लोग के पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियंस होता है ना, तो जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, बेसिकली वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है, नहीं तो हर बार लोकसभा में और राज्यसभा में हम लोग प्रेसिडेंट जो है वो एंग्लो इंडियन चूज़ करते थे, अब ख़त्म हो गया है वो। चलिए, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। अब इसमें ट्रीटी क्या हुई, सूरत एंड पुरंदर। ठीक है, ट्रीटीज़ ऑफ सूरत एंड पुरंदर। आपको
वॉर याद रखना है, वॉर के साथ आपको ट्रीटीज़ याद रखनी है कि भाई उस वॉर में ट्रीटी क्या हुई और वो फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ क्या, डेट कब हुआ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, बाकी सब पढ़ेंगे ना तो वो एक डिटेलिंग है, एक पर्सनल लाइफ की डिटेलिंग है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रीटीज़ याद रखनी है और बस आपको ईयर याद रखना है। ठीक है, तो ट्रीटीज़ ऑफ सूरत एंड पुरंदर हुआ, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में आपका बेसिकली एनुलेशन की बात की गई थी पुणे को। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत में भी एनुलेशन की बात की गई थी, क्योंकि जो जीता फिर ये लोग क्या करते हैं कि एनेक्सेशन करते जाते हैं कि भाई ये हमारा पार्ट हो गया, ये टेरिटरी हमारी पार्ट हो गई जब हरा दिया तो। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में 2 ट्रीटीज़ हुई थी, दैट इज़ सूरत एंड पुरंदर, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आने के काफ़ी कम चांसेस है इस पर्टिकुलर ट्रीटीज़ पे बेस्ड, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिएगा। अच्छा दोस्तों, कोर्स ऑफ वॉर मतलब कि हुआ कैसे, मतलब वॉर के बीच में चल क्या रहा था और पॉलिसीज़ क्या यूज़ की गई, हथकंडे क्या अपनाए गए, तरीका क्या अपनाया गया ना, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे मराठा हो। तो इसमें एक वर्ड निकल के आता है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। दोस्तों ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जब मराठा वॉर हुआ था तो मराठा ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी यूज़ की थी। मतलब कि फार्मलैंड और जो वेल्स थे ना, क्योंकि देखिए वॉर चलता था तो काफ़ी दिनों तक चलता था वॉर, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ ख़त्म, चलो 2 लड़के लड़ रहे हैं और ख़त्म हुई कहानी, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम तक चलता था। तो क्या है कि भाई अब जहाँ पर आर्मी लड़ रही है तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत होगी, फार्मलैंड में जहाँ पर फ्रूट्स हो सकें या वेजिटेबल्स हो सकें तो वहाँ पे ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक आप मंगाएंगे तब तक तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अगर आसपास से मिल जाए तो क्या दिक्कत है। मराठास ने क्या किया था कि वेल्स को, जो कुएँ थे पानी के, जो आसपास पानी का जहाँ से एक ओरिजिन था, सोर्स था पीने का, उन सब में पॉइजन ऐड कर दिया था, फार्मलैंड्स जला दिए थे ताकि वो छुप ना सकें। फार्मलैंड जलाए क्यों, ताकि वो छुप ना सकें, बुशेस के अंदर ना जाकर के छुप सकें, वो सब कुछ विजिबल हो जाए, कहीं छुपने की जगह ही ना बचे, और इस तरीके से क्या सारे बिल्कुल बीच में आ गए थे। तो ये मराठा ने स्ट्रेटजी यूज़ की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, और व्हाट डिड यू मीन बाय स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, दैट इज बर्निंग फार्मलैंड एंड पॉइजनिंग वेल्स यूज्ड बाय मराठास। चलिए, ट्रीटी ऑफ वडगांव हुआ था आपका उसी टाइम पे, फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई जो कि फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल ख़त्म हुआ। ठीक है, वारेन हास्टिंग्स उस टाइम पर थे, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको वडगांव पसंद नहीं था, इस पर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस इतना था कि एक ट्रीटी ऑफ वडगांव हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ। ट्रीटी ऑफ सालबाई इसलिए किया गया क्योंकि ट्रीटी ऑफ वडगांव के जो एक डिमांड्स एंड जो कंडीशंस थे वो वारेन हास्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें पसंद नहीं था। तो भाई ट्रीटीज़ पर ट्रीटीज़ होती गई थी, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी, ये सब बेकार है, कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन यहाँ से। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। अब भाई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन था, बाजीराव 2 थे। मैंने आपको बताया कि बाजीराव 1 तक मराठा एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बाजीराव 2 के बाद एक रैम्पेंट करप्शन, एंड द अदर थिंग इज दैट कि दीस पीपल वर नॉट इवन वर्दी ऑफ सम स्किल्ड पीपल, मतलब इन लोगों के पास वो स्किल नहीं थी, ना एक वॉरियर्स थे ये लोग उस तरीके के, उस लेवल के, उस औहदे के, और ना ही ये लोग उतने ज़्यादा दिमाग से निपुण थे कि किस तरीके से एक डिप्लोमेसी खेलनी है ना। चलिए, कोर्स ऑफ वॉर जो भी हुआ जानना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, इससे मैंने बताया नहीं। कोर्स ऑफ वॉर आपका एंग्लो मराठा वॉर जो पहला था उसमें बता दिया था मैंने आपको कि वहाँ पर स्कॉच अर्थ पॉलिसी यूज़ हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ आपका, ट्रीटी ऑफ बेसिन, इसमें सेकेंड एंग्लो मराठा में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ आपका। ठीक है, चलिए, तो ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या है कि वही भाई फिर पगोडाज एंड ट्रुप्स, 6000 ट्रुप्स आप मुझे दीजिए, इन्फेंट्री दीजिए, आर्टिलरी दीजिए, रोप मिलिट्री मैन एंड ऑल दैट। दूसरी बात ये थी कि दोस्तों मैंने मराठा के टाइम को उस टाइम बताया था कि मराठास बहुत जगहों से इंडिया में चौथ्स एंड एक और था ना, टैक्सेस लेते थे, सरदेशमुखी, चौथ्स एंड सरदेशमुखी, है ना। ये लोग क्या है कि मराठास टैक्सेस लेते थे कहीं पे भी, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे इनका डोमिनेंस था, तो लोग ये टैक्स भरते थे। तो अब क्या है, सेकंड के बाद, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये इन्हें अबैंडन करना पड़ा, मतलब नाउ दे कैन नॉट डू इट एनी मोर। ठीक है, चलिए, अब क्या है, ट्रीटी ऑफ देवगान, ट्रीटी ऑफ सूर्याजानगन, ये सब क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्या है इसे याद रखना, ये ट्रीटीज़ अगर पूछी गई आपसे, जो कि बेसिकली अगर आप देखेंगे जो पीसीएस पेपर्स वगैरह होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों, किसी भी स्टेट के हों, कभी कभी ऐसा जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इसमें थोड़े ना क्वेश्चंस फैक्चुअल ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके केस हो गया, इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो ट्रीटीज़ आप देख रहे हैं, जो भी मैंने दोस्तों अभी तक आपको ट्रीटीज़ बताई है, ट्रीटी ऑफ बेसिन हो गया, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ये सब, यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ फिर जो इंपॉर्टेंट है। आप मराठास में कुछ मत पढ़ो, लेकिन इन ट्रीटीज़ की डेट्स याद रखो यार, करूँ मतलब करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली केएस बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त केएस हैं, मेरे कॉलेज के इनफैक्ट काफ़ी लोग केएस हैं आपके सर्विसेज में, दे आर वेरी सीरियस स्टूडेंट्स एंड दे नो
कि किस तरीके से इन चीज़ों को याद करना है और कितना दिमाग में रखना है और ज़रूरी कितना है। तो उन्हीं लोगों के साथ मैं रहा हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू गाइस। लर्न दिस थिंग्स, ये याद रखना, डेट रखना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन करके इस पेपर को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ पढ़ी भी मत, इस मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मराठा वार में आप कुछ मत पढ़ो, लेकिन ये डेट्स याद रखो यार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके केएस में। ठीक है, पिंडारीज आपने सुना होगा, सलमान खान की मूवी भी आई थी। वो एक ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली में पिंडारीज हुआ करते थे जो मराठास को हेल्प किया करते थे। उनका बस ये था कि वो आर्मी उनकी थी और जब ज़रूरत पड़ती थी उनकी आर्मी बुला लो, बाकी जो उसके बाद चीज़ें बच गई हैं वो लोग लूट पाट के चले जाते थे। ठीक है, चलिए। ट्रीटी ऑफ बेसिन डिस्क्राइब द ट्रीटी विद दिस सिफर, ये याद रखिएगा, हो सके शायद, चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन ट्रीटी ऑफ बसीन जो है, अ ट्रीटी विद द सिफर, ये थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज़ वर कॉल्ड एज द ट्रीटी विद द साइफर। साइफर मतलब पेशवा। तो ट्रीटी ऑफ बसीन, अगर आपको साइफर का मतलब पता है तो पेशवा है, फिर आपको बसीन में जाने की कोई कन्फ्यूजन रही नहीं आपको। ठीक है, कोर्स ऑफ वॉर इतना नहीं, 4000 नाम याद करने नहीं है। हाँ, ट्रीटीज़ अगेन यहाँ पर है, ट्रीटी ऑफ पूना, ग्वालियर, मंदसौर। अब यहाँ पर क्या है, डेट्स तो याद रखनी है आपको, मंथ याद नहीं रखना है, डेट याद रखनी है। और ट्रीटी ऑफ पूना किसके साथ हुआ, वो हुआ पेशवा के साथ। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर किसके साथ हुआ, वो सिंधिया के साथ हुआ। ट्रीटी ऑफ मंदसौर किसके साथ हुआ, वो होलकर के साथ हुआ। ठीक है, तो ये 3 ट्रीटीज़ किन किन के साथ हुई है, ये याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब देखिए इसका ईजी कैसे तरीका है याद करने का, पूना से पी से पूना हुआ तो पी से पेशवा हो गया। ठीक है, ग्वालियर से LIOR लास्ट में है, आई है। देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि तरीका यही है। अब इसके अलावा तो यार इतना ज़्यादा दिमाग लगाओगे आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। अब ग्वालियर है तो वॉरियर एक सेंस आ रहा है और यहाँ पे सिंडिया है मतलब इंडिया। ठीक है, SC इंडिया, तो वॉरियर इंडिया, इंडिया वॉरियर। ठीक है, तो ये ग्वालियर आपका हो गया सिंडिया। मंदसौर है, होलकर है। अब यहाँ पर क्या है कि दसौर है मतलब OR लास्ट में है और इधर होलकर है, तो O का थोड़ा मैच हो जाता है, सोर और होल, है ना। तो दोनों थोड़ा इस तरह से याद करिए, मैंने एक तरीका ही बताया आपको, क्योंकि पूरा ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ट्रिक्स निकालिए अपने तरीके से, किसी से याद कर सकते हैं आप। चलिए, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया उसी ट्रिक से आप याद करें, लेकिन कोई भी ट्रिक लगा करके आप कोशिश करिए, पूरे GS को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ट्रिक्स लगा सके आप। ऐसे पूरा याद करना रिटेन नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। अब वाई द मराठास लॉस्ट, बिल्कुल वही, हर वॉर का एक ना एक तो रीज़न होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या था, इनएप्ट लीडरशिप, जो कि आपके पोर्टुगीज का भी था, है ना। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, क्यों नहीं, कहीं भी था, ये पोर्टुगीज में था। ये आपका आप लोग फ्रेंच का ले लेंगे या डच का ले लेंगे, जो भी हारा है, बस यही है कि डिफेक्टिव नेचर। मुग़ल एम्पायर में भी था कि भाई नीचे के जो जागीरदार वगैरह थे, नोबल जो क्लास था, वो एकदम डिफेक्टिव हो चुका था, मतलब दे वर नॉट रेडी टू, नो वन वॉज मोर ऑनेस्ट नाउ, मतलब कोई डिसिप्लिन तरीके से काम करना चाहता ही नहीं था, लॉयल ही नहीं था कोई मुग़ल एम्पायर को लेकर के। ठीक है, तो डिफेक्टिव नेचर है, वही लूज पॉलिटिकल सेटअप है। मैंने बताया कि पेशवा जो थे, बाजीराव वन, पेशवा के बाद बाजीराव वन आए, उससे पहले जो आपके शिवाजी थे, तब तक बहुत स्ट्रांग था मराठा एम्पायर, क्योंकि दीज वर द पीपल हु वर स्किल्स एज वेल एज डिप्लोमेसी एज वेल एज ब्रेन, इन लोगों के पास तीनों चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद सिर्फ बेवकूफ़ी लोग आते गए। ठीक है, चलिए। अब इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, बिल्कुल भाई, इन लोगों के पास ये नहीं लगता था कि हर चीज़ घोड़े पे बैठ के तलवार से ही जीती जा सकती है, लेकिन जब सामने तोप और बंदूक है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड रियलिटी, और ये उस वक्त ये लोग नहीं समझ पाए, और था भी नहीं इतना यार। और पीछे की तरफ जाएंगे, जो मैंने पढ़ा हुआ है, हैदर अली यही करना चाह रहा था, इसलिए हैदर अली एडवांस था इन लोगों से। हैदर अली को काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी माना जाता है, कि इंपॉर्टेंट वॉरियर माना जाता है हमारी कंट्री का, क्योंकि यार उसका दिमाग पहले से था कि वो जानता था कि ना आर्टिलरी जो है और जो हमारे गन सिस्टम जो है, जो एडवांस मिलिट्री सिस्टम है, वो इतना कमज़ोर है और वो बेसिकली इंग्लिश के सामने स्टैंड आउट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्यों ना पहले से ही प्रोक्योरमेंट मैं करूं चीज़ों को लेकर के, लेकिन नहीं हो पाया। बहरहाल आगे चलते हैं। सॉरी, मैं प्रोनाउंस ठीक से कर नहीं पाया आर्टिलरी को, वो कभी कभी क्या है, आप कॉन्टिन्यूस बोलते रहते हैं तो प्रोनाउंस करने में कभी भी दिक्कत हो जाती है। चलो, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल, कभी पैसा लूट रहे हैं, कभी एनेक्सेशन हो रहा है, कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनस्टेबल तो रहेगा ही, कॉमन सेंस वाली बात है। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पेनेज, अब क्या है, इंग्लिश की डिप्लोमेसी ऑब्वियसली इन लोगों से ज़्यादा थी। ठीक है, जासूस बहुत ज़्यादा थे इंग्लिश की डिप्लोमेसी के, है ना। वो लोग दोस्त थे, लेकिन कुछ ऐसे जासूस भी इन लोगों ने लगा रखे थे। एस्पेनेज मतलब क्या होता है, यही होता है ना। चलिए, बस इतना ही था दोस्तों। अब आ गया सिंध, मराठास ख़त्म हो गया। मराठा से मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है कि होलकर, सिंदौर, इन सब चीज़ों को आप लोग याद करो, ट्रीटीज़ को याद रखो डेट्स के साथ, दैट्स ऑल। ज़्यादा आप लोगों को नहीं जाना है इसमें।
इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं होते हैं, बस ट्रीटीज़ को याद रखिए, रिजल्ट्स याद रखिए कि एंग्लो मराठा वॉर में हुआ क्या, बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए और कुछ मत याद रखिए, बिल्कुल टाइमलाइन से चलिएगा। चलिए, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध पे आ गए। अब हम लोग सिंध पर आ गए। सिंध में देखिए दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते नहीं हैं, बहुत कम एग्जामिनर्स या एग्ज़ाम्स में सिंध पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यार इसमें ना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मतलब ये एक अफ़गानिस्तान के आसपास का इलाका था, हमारा ही था, ऑब्वियसली हमारा ही था, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ब्रिटिशर्स का ही इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन हमारे मॉडर्न इंडियंस जो थे बहुत कम थे। लाला लाजपत राय हो गया मॉडर्न इंडिया में आने के टाइम में, ठीक है, अरिजीत सिंह हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो कि इस तरफ के थे, लेकिन फिर भी अब आई डोंट नो, लेकिन पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत तेज़ी से निकलेगा इस टॉपिक्स पर। तो राइज ऑफ तलपुराज आमिर्स, तलपुराज का नाम आए, आमिर्स का नाम आए तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान ही है, और बहुत तरीके से अच्छे से जानते हैं आप लोग इन वर्ड्स को। मिर्स ब्रदर्स प्रॉपर्टी नोन एज 4 यार, एक 4 यार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। किस्मत रही अगर आप लोगों की अच्छी, और जिसने वीडियो जो देख रहा है मेरा और जिसने वीडियो देखे होंगे, तो शायद इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 यार वर्ड वॉज एसोसिएटेड विद विच किंगडम और विच रेन, दैट वॉज राइज ऑफ तलपुरा आमिर्स फ्रॉम वेयर, सिंध, ठीक है। चलिए, अब क्या है इसके बाद, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, कुछ नहीं है, ये है कि बाहर गए थे रशिया का। देखिए हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप मतलब कि रशिया का इन्वेजन काफ़ी सता रहा था ब्रिटिशर्स को, और वो लोग पंजाब को, सिंध को चाहते थे कि वो कैप्चर ना किया जाए। तो बाहर के लोगों जो थे, नेपोलियन बोनापार्टे, सबने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। नेपोलियन के बारे में नहीं सुना तो जाइए रीड करिए, कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स है जो कि हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि कितना क्रूल और कितना ज़्यादा एक शासक था जिसने कितने लंबे टाइम तक रूल किया था। चलिए, तो अलायंस इन लोगों ने बनाया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट ही था, लेकिन ब्रिटिश ने किसी ना किसी तरीके से, मैककेल्फे आए उस टाइम पे, जो इनके काफ़ी एक रेप्यूटेड, मैंने बताया नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स थे इनके पास। लॉर्ड मिंटो हो गए, मैककेल्फे हो गया, ठीक है, उसके बाद पता ही आपको हैसिंग्स हो गए थे, नो वारन हैसिंग्स, है ना, और भी बहुत सारे थे, ऐसे नाम करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे आपको। तो इन्हें भेजा गया, तो किसी तरीके से इन लोगों ने डिप्लोमेसी वॉर करके इन लोगों ने बचा लिया सिंध को, और ट्रीटी की गई वहाँ पर आमिर्स के साथ। आमिर के साथ ट्रीटी क्या की गई, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जब सिंध के टाइम में वॉर हुआ था उस टाइम पे विलियम बेंटिक थे, विलियम हैसिंग्स नहीं थे, वॉरेन हैसिंग्स नहीं थे, वॉरेन हैसिंग्स नहीं थे, विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने आमिर के साथ ट्रीटी की कि भाई फ्री पैसेज सिंध में जाना चाहिए। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इतना ही कि यार हाँ पंजाब में हुआ था, सिंध में हुआ था, तो कुछ पार्ट आज पाकिस्तान में, कुछ पार्ट इंडिया में है दोस्तों, मैक्सिमम पार्ट तो पाकिस्तान में ही है, मोस्ट प्रोबेबली सिंध तो वहीं है, सिंध प्रोविंस भी, वेस्टर्न फ्रंटियर जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, आप बड़ा इंडिया में पढ़िएगा अभी। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई एक पैसेज चाहिए हमें सिंध से जाने के लिए, क्योंकि ट्रेड रूट भी हो सकता है ना वो मर्चेंट्स का, तो भाई फ्री पैसेज चाहिए हमें इंग्लिश ट्रेडर्स को एंड ट्रैवलर्स को। चलो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो लिखा भी आएगा तो भी आप लोग समझ ही जाएंगे। किसी मर्चेंट को सिंध में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है, या तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते हैं, है ना। उसके बाद नो मिलिट्री ड्यूज़ और टोल्स वुड बी डिमांडेड, कोई मिलिट्री टोल्स या ड्यूज़ वहाँ पे पे नहीं करना होगा। फ्री पैसेज मतलब यही होता है, कॉमन सेंस वाली बात है, भाई फ्री पैसेज है तो टोल्स क्यों होंगे। चलिए, लॉर्ड ऑकलैंड इन सिंध, उसके बाद आया आपके लॉर्ड ऑकलैंड। पहले कौन से थे आपके, याद करिए, विलियम बेंटिक के बाद कौन आया आपके, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड इन सिंध का काफ़ी ज़्यादा एक टाइम तक रहा उनका रेन, डिप्लोमेसी उन्होंने काफ़ी की इस पर। और रंजीत सिंह जो थे उस टाइम पे, आने वाले टाइम में रंजीत सिंह जो थे उन्होंने चालू की चीज़ें, ठीक है। तो कैप्चर ऑफ फ्रंटियर टाउन ऑफ सिंध, रोजर एंड पॉटिंगर। अब रंजीत सिंह से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उठेंगे नहीं, रंजीत सिंह से क्वेश्चंस ये उठेंगे आपके कि ट्रिपरटाइट ट्रीटी ऑफ 1838 किसके साथ हुआ था, तो भाई वो हुआ था रंजीत सिंह के साथ। ट्रिपरटाइट मतलब 3 लोग हुए थे उसमें, ठीक है, रंजीत सिंह थे, आमिर था और ब्रिटिशर्स थे, ट्रिपरटाइट ट्रीटी हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसमें ट्रिपरटाइट ट्रीटी के कंडीशंस क्या थे, बस ये था, उसमें बेसिकली सब्सिडरी अलायंस, दोस्तों याद रखिए सब्सिडरी अलायंस जो था उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और ये कहा गया था कि भाई इन स्टेट्स को एक्सेप्ट करना है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो सिंध एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, सिंध ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस मतलब होता है कि हम आपको आर्मीज़ वगैरह देंगे, इसमें भी 3-4 स्टेजेस होते हैं जो कि अभी आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा अभी, लेकिन एक साथ मत करिए, बस इतना था कि सिंध जो है सब्सिडरी अलायंस में आ चुका था। सब्सिडरी अलायंस मतलब ओवरऑल ये समझ लीजिए आप ब्रॉडली कि इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का ही है, रूल आप कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस मेरा ही है, मेरी आर्मी है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी
मैं आर्मी भेजूंगा लेकिन पैसा आपको उठाना पड़ेगा, वहाँ पर जो खर्चा जो होगा आर्टिलरीज का एंड गन्स का, वो सारा पैसा आपका होगा, ठीक है। विल प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी, दैट्स व्हाट सब्सिडरी अलायंस। एंड द अदर थिंग इज़ लाइक आप लोग सेटल नहीं हो सकते हैं कोई भी उस पर्टिकुलर रीजन में, बहुत कुछ है, मैं बताऊँगा आगे। चलिए, तो सिंध एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 लाख रुपये और 48, ये सब कुछ नहीं, बेकार है। कैप्चुलेशन ऑफ सिंध, मतलब कि वही कैप्चर्ड हो रहा है, सिंध कैप्चर्ड हो ही चुका था, उनका काम था करना ये, तो कोई बड़ी बात नहीं इसे पढ़ने के लिए। उसके बाद है क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कनक्वेस्ट ऑफ सिंध। अब सिंध का क्रिटिसिज्म क्या हुआ, कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर द सिक्स। अब ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में भी जो थोड़ा सा एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, या वहाँ पे जो रूलर्स थे, काफ़ी ऑब्वियसली टेक बहादुर सिंह और ये सब जो थे, तो इन लोगों की तो बात अलग थी, लेकिन आफ्टर दैट, उनसे पहले या आफ्टर दैट थोड़ा सा एक मतलब रीजन ऐसा था कि डिस्टर्ब हो चुका था, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं क्रिएट किया जा पा रहा था, जिसके कारण ऑब्वियसली, और ब्रिटिशर्स तो माहिर थे लूप होल्स निकालने में, तो वहाँ पर ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को आना ही था। ट्रीटीज़ बनी जो मैं बता चुका हूँ आपको, ट्रिपटाइट ट्रीटी 1838, जिसमें कौन था, रंजीत सिंह था और ब्रिटिशर था और आमिर थे, जहाँ पे ट्रीटी हुई थी और फ्री पैसेज बोला गया था, टोल्स नहीं देना है ना, कोई मर्चेंट वहाँ पर सेटल नहीं हो सकता है सिंध में। चलिए, तो मिसल्स मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिसल्स मतलब क्या होता है। मिसल्स मतलब बेसिकली एक सेटअप है, एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मिसल्स बना दिए, एक स्टेट है, एक ही एरिया में बहुत सारे स्टेट्स बना दिए। तो दोस्तों यहाँ से भी पता चलता है कि स्टेट्स का जो कंसेप्ट था, जैसे कि इंडिया में है ना अभी तक 28 स्टेट्स, तो अभी ये ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद स्टेट्स बने, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, नहीं, ये बहुत पहले से टाइम से चलते हुए आ रहा था। एक स्टेट वर्ड बहुत पहले चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे देख रहे हैं आप डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया गया था। तो ये समझिए कि इंडिया में बहुत पहले से ये चीज़ें थी। आप महाजनपद पढ़ेंगे बुद्धिज़्म का, तब भी था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन महाजनपद में क्या होता था, बेसिकली बैठते थे, सभा समितिज होती थी, लोग बात करते थे, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, चीज़ों को लेकर के बात की जाती थी, किनशिप के बारे में बात की जाती है। तो हम लोग इसीलिए कहा जाता है ना कि हम लोग का एक बहुत पुराना कल्चर है, हम लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। चलिए, तो मिसल्स का पूछा जाएगा, ज़्यादा इससे है नहीं। रंजीत सिंह वॉज सन ऑफ महान सिंह, द लीडर ऑफ सुकराचाक्य मिसल। इसमें बस इतना ही कि अगर मैं एग्जामिनर को ज़्यादा शौक हो पूछने का, इंप्रेस्ड हो काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से, तो ये पूछ सकता है कि रंजीत सिंह बिलोंग फ्रॉम विच मिसल और फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है, वो मिसल पूछ सकता है आपसे। मिसल मतलब आपको पता है कि स्टेट है, तो भाई कौन सा है, सुकरचक्या, क्या है, सुकरचक्या मिसल, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। चलिए, अब क्या है कि भाई रंजीत सिंह को अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ लाहौर, याद रखिएगा बस कि लाहौर का गवर्नर कौन बन गया था, रंजीत सिंह, क्योंकि यहाँ पर आपसे बैक स्टोरी नहीं पूछी जाएगी केस में, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द लाहौर, हु वाज इट, इट वाज नन अदर देन रंजीत शाह, एंड बाय हुम, जमन शाह द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, आमिर, एज वी से दैट, ठीक है। और रंजीत सिंह ने फिर 1805 में, ये याद रखना, आपको टाइमलाइन याद रखना है कि 1805 में जम्मू एंड अमृतसर को रंजीत सिंह ने कैप्चर किया, एक्वायर्ड किया, ठीक है। लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल था और रिलीजियस कैपिटल अमृतसर था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विच वाज द रंजीत सिंह रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल कैपिटल ड्यूरिंग हिज रेन, रेन मतलब REIGN, ड्यूरिंग हिज रूल, दैट इज़ अमृतसर जो है वो आपका एक रिलीजियस कैपिटल हुआ और लाहौर जो था वो आपको पॉलिटिकल कैपिटल हुआ, याद रखिएगा इस चीज़ को। डोगरा के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए थे इन्होंने, ठीक है, बस इतना है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रंजीत सिंह के साथ फिर ये भी हार गए, हारना ही था, ऐसा सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, तो हारना ही था यार, और ब्रिटिशर्स तो काफ़ी पावरफुल हो ही चुके थे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ तो भाई कंडीशंस यहाँ पे बनाई गई कि सतलुज जो है, जो नदी है, वो एक बाउंड्री लाइन है कंपनी की और डोमिनियंस की उनकी, कि इस तरफ भाई आप अपना कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हैं, आर्मीज़ नहीं ला सकते हैं, मर्चेंट्स नहीं कर सकते हैं, हम तो आ सकते हैं लेकिन आप नहीं आ सकते हैं, आप अपना कुछ भी यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ट्रिपटाइट ट्रीटी दोबारा से हुई थी 1838 में, और मजबूर क्या करना ही पड़ा इन्हें, ट्रिपटाइट ट्रीटी और बता चुका हूँ मैं आपको। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें, रंजीत जी, दलीप सिंह, ये सब कुछ नहीं है, बेकार है। एंग्लो सिख वॉर हुआ आपका, फिर वही है कि यार ये सब इतना ना जाओ, क्योंकि इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट टू यू गाइस, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे यार यहाँ से, और अननेसेसरली मैं आपको ये सब बताते जाऊँ तो यार कोई सेंस नहीं बनता है, चाहे आप UP पीसेस भी दे रहे हो ना या आप केस दे रहे हो,
या आप यूपीएससी दे रहे हो, सिविल सर्विसेज बड़ा कोई एग्ज़ाम है नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, यार इन सब से कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, इतना डिटेलिंग में जाना नहीं है दोस्तों। इसीलिए तो मैं ये मॉडर्न रैपिड रिविजन सीरीज़ बना रहे हैं हम लोग, कि इतना कुछ अननेसेसरली नहीं पढ़ना है, जस्ट रीड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है वो याद कर सकता है कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना ही है, तो भाई बिल्कुल आप पढ़िए, मैंने मार्क कर दिया है। फिर भी कि जलंधर डोब मतलब क्या होता है, एक एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, एक एरिया होता है जो दो रिवर्स के बीच में होता है। तो बिटवीन बीज एंड सतलज, जलंधर डोब, जलंधर कहाँ है ये पता ही आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दलीप सिंह कहाँ से रिलेट करेगा, अब यहीं से रिलेट करेगा। तो टेटी ऑफ भैरोवल, मतलब ये सब याद करने की ज़रूरत है नहीं आएगा आपको क्वेश्चन। सेकंड एंग्लो वॉर हुआ, यहाँ से बस 3 बैटल्स आपको याद रखनी है, गुजरात, चिल्लानवाला और रामनगर। ये तीनों बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये तीनों बैटल्स कौन से वॉर से रिलेट करते हैं। वहाँ पर आपका एंग्लो मैसूर वॉर भी लिखा जा सकता है, वहाँ पर आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर, या आप कुछ भी एंग्लो भूटानीज वॉर लिख लो आप, वो सब ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये याद रखिए कि ये किस बिलोंग करता है, ये एंग्लो सिख वॉर से बिलोंग करता है, सिंध वॉर से बिलोंग करता है, ये तीनों वॉर्स, ठीक है। बैटल चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, एंग्लो सिक्स वॉर्स है, ये खत्म हुआ। एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बता तो सकता हूँ मैं इसमें अभी भी, लेकिन यार ये बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा आपको समझाना है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत पूछ जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है यहाँ से क्वेश्चन। और एप्लीकेशंस का जो मैंने बताया था वो सब्जेक्ट लाइन्स फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और ताकि ना लेक्चर बोरिंग ना हो यार, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा चीज़ें आप रिटेन धीरे धीरे करो। ऐसे मैंने बोला ना कि इतना रश में नहीं चलना है, धीरे धीरे आराम से चलते हैं, सब याद हो जाएगा, सब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी दुआएं और मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी मेहनत और मेरी दुआएं दोनों आप लोगों के साथ रहेंगी। डॉक्टर एन एफ लैब्स, तो ठीक है, अगले लेक्चर में, लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, और बाकी की चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दिया है, उनकी डिटेलिंग, उनकी सारी चीज़ें अबाउट हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज सब कुछ अपलोड कर दिया है। आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस लेक्चर में तो मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कब करूँगा ये थोड़ा सा मुझे सहूलियत दीजिए, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। बाकी प्लीज़ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों पर जाइए, पढ़िए अच्छे से, जितना मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इस चीज़ पर भी कमांड कर लिया, बहुत कर लिया यार, बहुत कर लिया, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शबा खैर और शुभ रात्रि। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल, बाय।